नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन है 7वां पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो इसके बारे में अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। पौधे हमारे पड़ोस में पौधे होते हैं, उनकी अंधाधुंध कटाई हो जाती है, जंतुओं का शिकार हो जाता है। तो इनका बचाव कैसे किया जा सके, इनका संरक्षण कैसे किया जा सके और ये इनका संरक्षण क्यों आवश्यक है, क्यों हमें इसका संरक्षण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इन सभी के बारे में अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, वनोन्मूलन एवं इसके कारण। कि वनों की कटाई कर वन भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना ही क्या कहलाता है, वनोन्मूलन कहलाता है। वनों की कटाई कर वनों की कटाई कर दी, फिर जो भूमि उसकी नीचे वाली है उसको समतल करके किसी और कार्य में यूज कर लेते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, वनोन्मूलन कहते हैं। सामान्यतः जो वृक्षों की कटाई है वो निम्न उद्देश्यों से की जाती है। सभी अपने अपने उद्देश्य से करते हैं। कोई तो किस लिए करता है, कृषि के लिए, कोई घरों को बनाने के लिए, कोई फर्नीचर और ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने के लिए। कृषि के लिए करते हैं कि वहाँ के वनों को काट दिया, समतल कर दिए और फिर वहाँ पे कोई ना कोई फसल उगा ली, अनाज उगा लिया और उसको खा लिया। जो करते हैं घरों के लिए, जिसके पास जमीन नहीं होती, घर बनाने के लिए जगह नहीं होती, वनों को काट कर भूमि को समतल करके वहाँ पर घर बना लेते हैं और रहने लग जाते हैं। कोई कारखाना बना लेता है, अपना व्यापार शुरू कर लेता है। कईयों के पास घर बना लेते हैं लेकिन फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी नहीं होती तो वनों को काट लेते हैं। तो जिसका जो उद्देश्य होता है, जिसको जैसे सेट बैठता है, उसी के अकॉर्डिंग लगभग सभी क्या करते हैं, वनों को काटने का कार्य करते हैं। इसके अलावा वनोन्मूलन के कुछ जो प्राकृतिक कारण हैं, पहले वाले कारण थे वो तो कृत्रिम मानव ने अपने लिए करने हैं, लेकिन जो कुछ कारण हैं वो क्या होते हैं, प्राकृतिक कारक भी होते हैं। दावानल कहते हैं जंगल में आग लगना अचानक, तो इसे क्या कहते हैं, दावानल। जंगल में क्या लगी, आग लगी, उसे क्या कहते हैं, दावानल। भीषण सूखा हो गया किसी जगह तो उसे पेड़ पौधे हैं वो सूख जाएंगे। तो ये कौन से कारण हो गए, ये हो गए प्राकृतिक कारण हो गए। इन पर तो किसी का बस नहीं चलता, इन कारणों पर तो किसी का बस नहीं चलता, किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन जो कृत्रिम कारण है उनको रोका जा सकता है, प्राकृतिक कारणों को रोका नहीं जा सकता। वनोन्मूलन के परिणाम क्या हैं, देखो वनोन्मूलन कर तो लेते हैं, उसके रिजल्ट क्या हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जिससे प्रदूषण में वृद्धि होती है। कि वनों को काटते हैं, वन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं और जितने वनों को अपने काटते हैं उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती जाती है, जिससे प्रदूषण में भी क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। जो भूमिगत जल स्तर है वो नीचे चला जाता है, जो भूमि का जल स्तर है ना वो नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि वनों को अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है, तो इसलिए उसका जो लेवल है वो भी कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन प्रभावित हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, क्योंकि जितने वन अपने काट रहे हैं उतनी ही अपने देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, तो उस गैस को कौन ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। उन्हीं को काट रही है तो फिर वो गैस कोई ग्रहण करने वाला कम है, पेड़ पौधे, लेकिन मानव की जनसंख्या तो बढ़ रही है, पेड़ पौधों की संख्या में कमी आ रही है, तो प्राकृतिक संतुलन फिर बिगड़ रहा है ना, इसे कहते हैं प्राकृतिक संतुलन बिगड़ना। वृक्षों की कटाई से वर्षा में कमी आ रही है ना, बारिश में पहले तो काफी होती थी लेकिन आजकल अपने आस पड़ोस में वन भी नहीं है, तो फिर वर्षा में क्या आती है, कमी आती है। और इससे विश्व उष्णन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, कि पेड़ पौधे एवं के काटने से पृथ्वी का जो ताप है वो क्या है, बढ़ रहा है, जिसे क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं कि इसका तापमान बढ़ रहा है, तापमान क्यों बढ़ रहा है, पेड़ पौधों की कटाई हो रही है। क्यों पेड़ पौधों की कटाई से क्या संबंध है, इसको समझोगे कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं और शुद्ध ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो पेड़ पौधों की कटाई हो रही है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कौन ग्रहण करे, इसको ग्रहण करने वाले फिर नहीं है, तो ये वायुमंडल में रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रहने से ही पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है, और ताप बढ़ रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ध्रुवों की जो बर्फ है वो पिघल रही है, समुद्र का जल स्तर फिर उससे बढ़ता है और समुद्र के आसपास के एरिया में फिर क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। तो ये सभी कारण कहाँ से हैं, एक वन काटने से कितनी हानियां हो रही है आप देख सकते हो। एक वनों के काटने से विश्व उष्णन के कारण ही पृथ्वी के तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो जाती है। देखो वृक्ष मृदा अपरदन को रोकते हैं और इसलिए भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन भी अधिक हो रहा है।
मृदा अपरदन मिट्टी का बह जाना, आंधी के साथ, बारिश के साथ। तो यदि वृक्ष लगे होंगे तो आंधी और बारिश के साथ वहाँ की मिट्टी नहीं बहती, और एक समतल मैदान होगा तो वहाँ की मिट्टी आंधी और तूफान बारिश में बह जाती है। तो इससे मृदा का अपरदन हो रहा है, इसको भी रोका जा सकता है। कहाँ से? वृक्ष लगाकर। मृदा की ऊपरी परत हटने से, मृदा की ऊपरी परत हट जाती है ना, तो मृदा में ह्यूमस की कमी हो जाती है, और जिसके कारण मृदा की उर्वरता में भी कमी आ जाती है। क्यों आ जाती है? मृदा की ऊपरी परत हटने के कारण ही। तो इसी प्रकार धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है, जिसे मरुस्थलीकरण कहती हैं। जो भूमि अच्छी है ना काम की, वो धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो रही है? बंजर भूमि में, मरुस्थल भूमि में वो हो रही है धीरे धीरे। क्यों हो रही है? क्योंकि ऊपरी परत चली जाती है और नीचे फिर वो ह्यूमस नहीं रहता, तो पेड़ पौधों की फिर वहाँ पे इतनी फसल भी नहीं होती, फसल का उत्पादन भी नहीं होता। ये कहाँ से? मृदा अपरदन से। मृदा अपरदन से कितनी हानियाँ हैं। अब आप सोच सकते हो कि एक वनों के काटने से कितनी हानियाँ हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तापमान बढ़ रहा है, संतुलन बिगड़ रहा है, मृदा अपरदन बढ़ रहा है। तो ये सारे कारण क्या हैं? एक वनों को काटने से हैं। वृक्षों की कटाई के कारण ही मृदा के गुणों में परिवर्तन होता है ना, कि उसके ह्यूमस की मात्रा में कमी आती है, मरुस्थल में चेंज हो जाता है। इसके अलावा वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता में भी कमी आती है। मृदा अपरदन तो होता ही होता है, दूसरा है उसकी जल धारण क्षमता, उसका जो जल धारण करके रखने की जो क्षमता है ना, वो उसमें भी क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो ये सारे कारण हैं वनोन्मूलन के, वनों को काटने के। इसके बाद देखो, वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। पृथ्वी पर प्राकृतिक संतुलन बने रहने के लिए वन एवं वन्य प्राणियों का जो संरक्षण है वो क्या है? अनिवार्य है। वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु सरकार नियम, विधियां व नीतियां बनाती है। पृथ्वी पर प्राकृतिक संतुलन बने रहने के लिए ये इनका संरक्षण है वो क्या है? अनिवार्य है। तो इनके लिए सरकार बहुत सारे नियम बनाती है, विधियां बनाती है, नीतियां बनाती है। किसके लिए बनाती है? कि इनका संरक्षण हो सके, इनकी सुरक्षा हो सके। सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी पर्यावरण की सुरक्षा के प्रेरित, मतलब अकेले सरकार के नियम बनाने से कुछ नहीं होता। जब तक आम नागरिक भी जागरूक नहीं होगा, तो आम नागरिक को भी इसके प्रति सचेत होना चाहिए, इसकी हानियों के बारे में पता होना चाहिए कि इससे हमें क्या क्या हानियां हो रही है, और यदि ऐसे ही चलता रहा तो निकट भविष्य में और कितने दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो आम नागरिक को भी इसके प्रति सचेत होना चाहिए, नियमों की पालना करनी चाहिए, उनकी विधियां नीतियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो ही पालना होगी। सरकार तो अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रही है। देखो, पौधों एवं जंतुओं को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित क्षेत्र चिन्हित किए हैं। कौन कौन से? देखो, वन्य जीव अभयारण्य बनाया है, राष्ट्रीय उद्यान बनाया है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं। 3 प्रकार के क्षेत्र बनाए हैं सरकार ने। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त न करना इन क्षेत्रों में निषिद्ध होता है। इन क्षेत्रों में ये सारी चीज़ें निषिद्ध होती है, नहीं करने के, इसमें कोई भी आज्ञा नहीं दी जाती वृक्षारोपण करने की, ना ही कृषि करने की, ना ही भेड़ों को चुराने की, ना ही वृक्षों को काटने की, ना ही शिकार करने की, खाल प्राप्त करने की। इन जगह पर कोई भी परमिशन नहीं होती। तो इन क्षेत्रों को इसलिए बनाया गया है ताकि यहाँ पर वन और जीव जंतु सुरक्षित व संरक्षित रह सके। वन्य जीव अभयारण्यों में, राष्ट्रीय उद्यान में, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में वन्य जीव जंतु और पेड़ पौधे सुरक्षित रह सके, इसीलिए इन पर ये सारी चीज़ों पर क्या लगाई जाती है? रोक लगाई जाती है। वन्य जीव अभयारण्य। अभयारण्य का मतलब होता है अव्यय प्लस अरण्य। अभयारण्य का मतलब क्या होता है? अव्यय प्लस अरण्य। अव्यय प्लस अरण्य अर्थात अभयारण्य वह स्थान या वन है जहाँ जानवर अव्यय घूम सकते हैं। अव्यय मतलब बिना डर के घूम सकते हैं, अव्यय बिना डर के घूम सकते हैं, ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? अभयारण्य कहते हैं। अव्यय प्लस अरण्य, अरण्य घूमना, अव्यय बिना डर के जिस क्षेत्र में जीव जंतु घूम सकते हैं, तो ऐसे को क्या कहते हैं? अभयारण्य कहते हैं। वन्य जीव अभयारण्य में जंतु व उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित होते हैं। एक प्राकृतिक को छोड़कर कृत्रिम रूप से किसी भी प्रकार का नुकसान इनको नहीं पहुंचाया जाता। वन्य जीव अभयारण्यों में जंतुओं को और पेड़ पौधों को और उनके आवास स्थलों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जाती। उनके विक्षोभ क्या होते हैं? सुरक्षित रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वन्य जीव अभयारण्यों में। सरकार ने इसको बनाया ही इसी मकसद से है
कि यहाँ पर ये सुरक्षित रहे, इन्हें किसी भी प्रकार की हानि न हो। वन्य जीव अभयारण्य में मानव गतिविधियों की एक सीमित अनुमति दी जाती है। वन्य जीव अभयारण्य में तो अनुमति दी जाती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में इस तरह की कोई भी गतिविधि पूर्ण रूप से प्रतिबंध होती है। राष्ट्रीय उद्यान में तो बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जाती। वन्य जीव अभयारण्यों में तो फिर भी अनुमति लेकर शिकार किया जा सकता है, अनुमति लेकर किया जा सकता है, बिना अनुमति के तो नहीं, लेकिन अनुमति लेकर किया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं मिलती, वे तो पूर्णतः प्रतिबंधित होते हैं। अभयारण्य में शिकार अनुमति मिलने पर किया जा सकता है, जहाँ मवेशियों की चराई की अनुमति होती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में शिकार व चराई पूरी तरह से निषेध होता है। पूरी तरह से निषेध कहाँ होता है? राष्ट्रीय उद्यान में। अभयारण्य में तो अनुमति लेकर किया जा सकता है, अभयारण्य में शिकार की अनुमति मिलने पर किया जा सकता है, मवेशियों की चराई की जा सकती है। राष्ट्रीय उद्यान में ना तो शिकार होता, ना ही चिराई होती, कहानी होती, राष्ट्रीय उद्यान में नहीं होती। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है कि यह वन्य जीवन, पेड़ पौधे, जंतु, संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है? एक विशाल क्षेत्र है। वन्य जीवन, पौधे, जंतु, संसाधनों व उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायता करना। जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायता करना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य ही यही है कि वे अपनी संस्कृति को बनाए रखें, जैव विविधता को बनाए रखें। तो वन्य जीवन, पौधे, जंतु, संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल जो संरक्षित क्षेत्र है वो क्या है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। और इसका मतलब ही और इसका उद्देश्य ही यही है कि अपनी संस्कृति को बनाए रखें, जैव विविधता को बनाए रखें। जैव विविधता क्या होती है? जीवों की प्रजाति में विविधता। जैव विविधता क्या होती है? जीवों की प्रजाति में क्या क्या अंतर है, दो जीव किस प्रकार से उनकी आकृति में अंतर है, किस प्रकार उसके आकार में अंतर है, किस प्रकार उनके रहन सहन में अंतर है, यही क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। हमारी पृथ्वी पर पौधे, जंतुओं की बहुत अधिक प्रजातियां पाई जाती है। बहुत सारे पौधे, जीव जंतु रहते हैं, उनकी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है। सभी का रहन सहन, खान पान सभी का अलग अलग होता है। तो यही क्या है? जैव विविधता है। यही क्या है? जैव विविधता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में आपसी भिन्नता को ही क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। उनकी आपस में क्या विभिन्नता है, वह आपस में किस प्रकार भिन्न है, इसे ही क्या कहते हैं? जैव विविधता कहती हैं। तो जैव विविधता किसे कहते हैं? जीवों की प्रजाति में विविधता। जैव विविधता किसे कहते हैं? जीवों की प्रजाति में विविधता। कि हमारी पृथ्वी पर पौधे, जीव जंतु अलग अलग वातावरण में जो रहते हैं उनमें अलग अलग विभिन्नता होती है। कोई किस आकार का होता है, किसी का रंग क्या होता है, किसी कोई क्या मतलब कुछ अनाज में क्या पसंद करता है, किसी का रहन सहन गर्मी में है, किसी का रहन सहन सर्दी में है। तो ये इन सभी में क्या है? अंतर है। इसी प्रकार वनस्पति भी होती है जो एक क्षेत्र विशेष में ही रहती है। वनस्पति एक क्षेत्र विशेष में ही रहती है। जैसे आपने सुना होगा कि गंगानगर के किन्नू हैं, तो किन्नू कहाँ के प्रसिद्ध हैं? गंगानगर के। किसी जगह के प्याज पसंद है, किसी की लहसुन प्रसिद्ध है, किसी जगह का कुछ अन्य जो है अमरूद प्रसिद्ध है। तो सभी की जगह के अलग अलग प्रसिद्ध होते हैं। तो ये क्या है कि विशेष क्षेत्र का होता है। तो यही चीज़ क्या है? जैव विविधता। कि अलग अलग जगह की जैव विविधता का अर्थ ही क्या है? कि जीवों की प्रजाति में विविधता। तो पृथ्वी पर जीवों की आपसी भिन्नता को ही क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। आपके चैप्टर का जो आधा पार्ट है वो पूरा हो गया। जो आगे का आधा पार्ट है वो अपनी अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।